भाग 6 में अशोक के 14 वृहत शिलालेखों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उन 10 स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे जहां से अशोक के 14 वृहत शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे पहला है शाहबाज गढ़ी और यह पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज जनरल कोर्ट ने 1836 में की थी। दूसरा है मानसेहरा स्थल जो कि हजारा पाकिस्तान में है और इसकी खोज कनिंगम द्वारा 1889 में की गई थी। तीसरा स्थल है कंधार या कांधार जो कि अफगानिस्तान में है और इसकी खोज डॉक्टर शलुम्बर्गर द्वारा 1964 में की गई थी। चौथा स्थल है कालसी जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है और इसकी खोज फॉरेस्ट द्वारा 1860 में की गई थी। पांचवा है गिरनार जो कि जूनागढ़ गुजरात में स्थित है और इसकी खोज लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा 1822 में की गई थी। छठा स्थल है सोपारा जो कि थाने महाराष्ट्र में स्थित है और भगवान लाल ने 1882 में इसकी खोज की थी। जबकि दौली नामक स्थल पूरी ओडिशा में स्थित है जिसकी खोज किट्टो द्वारा 1837 में की गई थी। आठवां स्थल जोगढ़ गंजाम ओडिशा में ही है जो कि 1850 में वाल्टर एलियट द्वारा खोजा गया था। एरागुडी कुरनूल आंध्र प्रदेश से 1929 में अणु घोष द्वारा खोजा गया था। जबकि सनती जो है वो गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित है और इसे 1989 में खोजा गया था। चतुर्दश वृहत शिलालेख अशोक द्वारा जारी की गई 14 राजाज्ञाएं हैं या शासनादेश हैं। दौली और जोगढ़ वृहत शिलालेखों में अशोक के द्वारा जारी किए गए 11वें, 12वें और 13वें लेख नहीं मिलते हैं। कांधार से प्राप्त वृहत शिलालेखों में 12वें और 13वें लेख ही प्राप्त होते हैं, जबकि सोपारा से प्राप्त वृहत शिलालेख में 8वें और 9वें लेख ही मिलते हैं। सन्नति से प्राप्त वृहत शिलालेख में 12वें और 13वें लेख ही मिलते हैं और सन्नति से ही अशोक का नवीनतम वृहत शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि चंद्रलांबा देवी मंदिर से मिला है। सबसे सुरक्षित प्राप्त लेख गिरनार से प्राप्त शिलालेख हैं जो कि 2 भागों में मिला है। शाहबाज गढ़ी अशोक के साम्राज्य में पवन प्रांत की राजधानी रहा है। एरागुडी से प्राप्त वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख दोनों ही प्रकार के शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है। अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित एकमात्र लेखक चप्पड़ या कापड़ था जिसके हस्ताक्षर ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर और सिद्धपुर से प्राप्त हुए हैं। ऐसे सेटार ऐसे ही विशेषज्ञों अर्थात चप्पड़ या कापड़ जैसे विशेषज्ञों के विषय में जानने का जिसने प्रयास किया था और जो कि अशोक के अभिलेखीय स्तंभों के निर्माण से जुड़े हुए थे। अर्थात चप्पड़ जैसे लेखक अशोक के अभिलेखीय स्तंभों के निर्माण से जुड़े हुए थे और इनके बारे में जानने का प्रयास करने वाला व्यक्ति या विद्वान जो था वो एस सेटार था। प्रथम शिलालेख में
पशु बलि का निषेध किया गया है और सामाजिक उत्सवों का भी निषेध किया गया है। सामाजिक उत्सवों से तात्पर्य यहां है पशुओं का युद्ध करवाना, मल्ल युद्ध, सुरापान इत्यादि। इस शिलालेख में उत्कीर्ण एह शब्द से यह अनुमान लगाया जा सकता है या अनुमान लगता है कि जीवों के वध संबंधी निषेध या तो राजभवन और या फिर पाटलिपुत्र के लिए ही था, समस्त साम्राज्य के लिए नहीं, अर्थात अशोक के पूरे साम्राज्य के लिए यह जीव हत्या या जीवों का वध करने की बात नहीं थी और यह केवल राजभवन और पाटलिपुत्र के लिए ही था। अब हम बात करेंगे अशोक के द्वितीय शिलालेख की, जिसमें चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी आदि सीमांत राज्यों का भी उल्लेख किया गया है। यवन के राजा एंटियोकस का भी उल्लेख अशोक के द्वितीय शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा अशोक इस शिलालेख में उल्लेख करता है या वर्णन करता है कि उसने पूरे राज्य में 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया था, एक मानव चिकित्सा और दूसरा पशु चिकित्सा। इसके साथ ही उपयोगी जड़ी बूटियों के प्रबंध का उल्लेख भी अशोक इस शिलालेख में करता है। लोक कल्याण के कार्य जैसे कुएं खुदवाना और छायादार पेड़ लगाने का उल्लेख भी इस शिलालेख में मिलता है और यह सब प्रति 8 कोस या 9 मील पर होते थे। अशोक के तृतीय शिलालेख में, जो कि उसके राज्याभिषेक के 12वें वर्ष जारी किया गया था, इसमें प्रमुख अधिकारियों जिसमें युक्तों, राजकों, प्रादेशिकों को प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने के आदेश दिए गए थे, जिसमें उज्जैनी तथा तक्षशिला का प्रति 30वें वर्ष दौरा करने के आदेश दिए गए थे और युक्तों को इस दौरे के लिखित और मौखिक ब्यौरा रखने के भी आदेश तृतीय शिलालेख में दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्थ शिलालेख की। इसमें अशोक की दम नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं। दमानुशासन के लिए शीलवान आचरण पर बल इसी शिलालेख में दिया गया है और रणघोष के स्थान पर धम्मघोष का उद्घोष की बात भी इसी शिलालेख में की गई है। अशोक अपने पंचम शिलालेख में, जो कि राज्याभिषेक के 13वें वर्ष जारी किया गया था, इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी और जिनका कर्तव्य था कि वे जनता को धम्म की बातें समझाएं और धम्म के प्रति रुचि पैदा करें। यह कार्य धम्म महामात्रों के होते थे और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करना भी धम्म महामात्रों का ही कर्तव्य होता था। अशोक अपने पंचम शिलालेख में कहता है कि उसके द्वारा किए गए लोक कल्याण के कार्यों को उसके पुत्र, पौत्र और पड़पोत्र आगे बढ़ाएं तो यह पुण्य का कार्य होगा और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो पाप के भागीदार होंगे और उन्हें नरक मिलेगा। अशोक अपने छठे शिलालेख में अपने प्रतिवेदकों को यह आदेश देते हैं कि मैं, अर्थात अशोक, चाहे कहीं भी हो, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे मैं अंतपुर में हूं, चाहे गौशाला में हूं, चाहे पालकी में हूं, चाहे बगीचे में हूं, मुझे प्रजा के कार्यों की सूचना मिलनी चाहिए। यह आदेश उसने अपने प्रतिवेदकों को दे रखे थे। यहां प्रतिवेदकों का तात्पर्य है वे अधिकारी जो जनता की हर एक गतिविधि पर निगरानी रखते थे, जांच करते थे कि जनता को हर तरह की सुविधा जो कि अशोक द्वारा आदेश दिए गए हैं वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं और उसकी सूचना अशोक को देते थे। अशोक अपने छठे शिलालेख में कहते हैं कि सर्वलोक हित से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है और
वह ऐसा करके प्रजा ऋण से मुक्त हो जाएगा। और अशोक अपने छठे शिलालेख में कहते हैं कि उसके द्वारा जारी किए गए यह शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य यह है ताकि ये शिलालेख चिरस्थायी बने रहें, उसके आदेश भी चिरस्थायी बने रहें और उसके पुत्र, पौत्र और पड़पोत्र भी अशोक की भांति ही लोक कल्याण के कार्य करें। अशोक के 7वें शिलालेख में लोगों को धम्म श्रावण के संदेश दिए गए हैं, अर्थात लोगों को धर्म के बातें सुनने के लिए प्रेरित किया गया है। सभी संप्रदाय के लोगों को सभी जगह निवास करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सभी आत्म संयम अर्थात आत्म नियंत्रण तथा आत्म शुद्धि अर्थात मन की पवित्रता चाहते हैं। 8वां शिलालेख, अशोक का 8वां शिलालेख उसके राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में जारी किया गया था। इसमें विहार यात्रा अर्थात मनोरंजन हेतु शिकार और सुरापान के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसमें ब्राह्मणों और सन्यासियों से मिलना शामिल था और धर्म की चर्चा करना भी इसके अंतर्गत शामिल था। अशोक के 9वें शिलालेख में स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले जन्म, बीमारी, विवाह और यात्रा पर किए जाने वाले सारहीन मंगल के बारे में बात की गई है। अशोक इसमें कहते हैं कि ऐसे मंगलाचरण फलदायी नहीं होते और इसके स्थान पर धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ और फलदायी बताया गया है। दासों, सेवकों के साथ शिष्ट व्यवहार करना, गुरुजनों का सम्मान करना और प्राणियों के साथ आत्म संयम का व्यवहार करना ही धम्म मंगल है। 10वां शिलालेख, अशोक के 10वें शिलालेख में यश या कीर्ति की निंदा की गई है और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार व्यक्त किए गए हैं, ताकि जिससे कम परिश्रम अर्थात पाप मिले। अशोक का 11वां शिलालेख, अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म दान को साधारण दान से उत्तम बताया गया है। साधारण मित्रता में धम्म मित्रता को उत्तम बताया गया है, जबकि साधारण संबंधों से धम्म संबंध को उत्तम बताया गया है। 11वें शिलालेख में ही दासों, सेवकों से उत्तम व्यवहार की बात कही गई है, माता पिता की सेवा की बात कही गई है, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति उदारता व अहिंसा की बात 11वें शिलालेख में बताई गई है और इसी को धम्म दान कहा गया है। अशोक का 12वां शिलालेख, अशोक के 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता संबंधी लेख है। इसमें सभी संप्रदायों के लोग एक दूसरे के सिद्धांतों को जाने ऐसी बात कही गई है तथा सभी धर्मों की सार वृद्धि हो, इसका भी उल्लेख अशोक के 12वें शिलालेख में मिलता है। सभी संप्रदायों में समवाय अर्थात समन्वय हो, इसके लिए धम्म महामात्रों, स्त्रियाध्यक्ष महामात्र तथा ब्रज भूमिक महामात्रों की नियुक्ति अशोक द्वारा की गई थी और इनका उल्लेख अशोक के 12वें शिलालेख में मिलता है। अशोक का 13वां शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध तथा उसके बाद पश्चाताप का वर्णन किया गया है। धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी होती है, ऐसा वर्णन भी अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कहा गया है कि 600 योजन तक अशोक की धम्म विजय हुई थी, अर्थात अशोक की धम्म से जुड़ी बातें और आदेशों का पालन 600 योजन तक
दूरी तक होता था। इसमें 5 विदेशी यवन राजा भी शामिल थे, जिसमें एंटियोकस, टॉलमी, एंटिगोनस, मेगास और अलेक्जेंडर शामिल रहे हैं। दक्षिण के सीमांत राज्यों में भी अशोक की दम विजय हुई थी, जिसमें चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के साम्राज्य में, जैसे कि पहले ही उल्लेखित किया जा चुका है, यवन और उसके बाद अतिरिक्त जो है कंबोज, नाबक, नामपक पंक्तियों, बोजों, पितनिकों, आंध्रों और पुलिंदों में भी हर जगह अशोक के दम के आदेशों की पालना होती थी और इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक का 14वां शिलालेख। अशोक अपने 14वें शिलालेख में लोगों द्वारा धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना करने की बात कहते हैं। अशोक कहते हैं, मेरा राज्य अत्यंत विशाल है, इसमें बहुत से लेख लिखवाए गए हैं और आगे भी लिखवाऊंगा। यह बात अशोक द्वारा 14वें शिलालेख में कही गई है। कुछ बातें मधुरता के कारण भी बारंबार लिखवाई गई हैं। दौली तथा जौगढ़ में 11, 12 तथा 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं, जो कि तोसाली अर्थात दौली तथा संपा अर्थात जौगढ़ के जिलाधिकारियों को संबोधित किए गए। प्रथम पृथक कलिंग लेख। सभी मनुष्य मेरी संतान है, ऐसी बात अशोक प्रथम पृथक कलिंग लेख में कहते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए यह लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं, ठीक उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के लिए भी यही कामना करता हूं। इस अभिलेख की घोषणा तीसरे नक्षत्र के में 8वें दिन की गई थी। नगर प्रशासक को यह आदेश दिए गए थे कि लोगों को अकारण बंदी न बनाया जाए और न ही यातना दी जाए। द्वितीय पृथक कलिंग लेख, इसमें भी अशोक पहले की बात को दोहराते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। सीमांत क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में लोगों को विजित नहीं किया गया है, उन क्षेत्रों में भी धम्म का संदेश देने और उन्हें अपने उनका विश्वास जीतने के आदेश अधिकारियों को अशोक द्वारा दिए गए थे और प्रत्येक व्यक्ति धर्मानुशासन सुनने की मांग कर सकता है। यह आदेश भी अशोक द्वारा द्वितीय पृथक कलिंग लेख में जारी किए गए थे।